देखिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या चल रहा था? इलेक्ट्रोलिटिक सेल चल रहा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वैद्युत सेल चल रहा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या बताया हमने? एनोड पॉजिटिव होता है, निगेटिव, कैथोड नेगेटिव होता है, और उसके अंदर जो लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कितने स्टेट में लेते थे हम? 2, या तो मोल्टेन स्टेट में लेंगे या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। मोल्टेन स्टेट में ले रहे थे भाई, मोल्टेन स्टेट में भी आयन अपने आप, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन भी क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसके बाद हमने कंडीशन में पढ़ाया, मोल्टेन का करा के दिखाया इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन का चल रहा था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का चल रहा था। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं। मतलब ये पता करना एनोडिक प्रोडक्ट क्या होगा और कैथोडिक प्रोडक्ट क्या होगा। और उससे पहले जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था, याद है? लिथियम, सोडियम, जिंक, Fe, उसके बाद हाइड्रोजन था, कॉपर, सिल्वर, इसके बाद क्या? Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, सल्फेट आयन, इसके बाद F माइनस। कम से कम इतना सीरीज आपको याद होना चाहिए, इतना तो पता है। ऊपर जो है क्या है? ऊपर जो रहता है कि उसका कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होता है? ऑक्सीडेशन। जो नीचे होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो कल हम आपको बता रहे थे क्या लिया था, देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या लिया था? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या था? एक्वस NaCl यूजिंग Ag एज सिल्वर एज क्या? इलेक्ट्रोड। चौथा कंडीशन था ना ये, डी वाला, याद आया? कल ये मैंने बताया था। तो इसको मैंने आपको क्या बताया था? इसमें क्या बताया था बताओ? प्यूरी, अच्छा ये बताओ, सिल्वर को अगर फिल्टर करना हो, प्योर करना हो, तो आपको मैंने बताया था, अगर देखिए एनोड के रूप में जो इम्प्योर सिल्वर होगा उसको लेंगे, प्योर सिल्वर क्या लेंगे? पतला सा कैथोड के रूप में ले लेंगे। ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड। यहाँ पर सोल्यूशन क्या लिए थे हम लोग, बोलो? NaCl का Na प्लस Cl माइनस, वाटर है तो H प्लस OH माइनस। भाई वाटर है तो H प्लस OH माइनस भी रहेगा, और NaCl लिए हो तो Na प्लस और Cl माइनस ये भी रहेगा। आ रहा है समझ में इतना? अब बताओ जल्दी, हो क्या रहा था इसमें? सिल्वर था, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में था, तो सिल्वर यहाँ पर सोल्यूशन में आया, और स्पोर के ऊपर जाकर के क्या होना है? डिपॉजिट। धीरे धीरे यहाँ पर प्योर सिल्वर जाकर के जमा होता जाएगा, और जो इम्प्योरिटी रहेगी नीचे आकर के क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, जिसको हम एनोडिक मड बोल रहे थे। इसी को बोलते थे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। समझ में आ गया इतना? एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? जैसे आपने कापर के ऊपर, कापर का चम्मच है, आपको उसको सिल्वर का दिखाना है कि सिल्वर की मेरा चम्मच से, अब कोई काट के थोड़ी नहीं देखता है, ऊपर से ही देखना है। तो देखो यहाँ पर आपको जिसकी लेयर लगानी है उसको किससे लोगे? एनोड के। जिसके ऊपर लगानी है लेयर, जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, कैथोड। तो यहाँ पर हम चम्मच ले लेते हैं। देखिए चम्मच जैसा दिख रहा है ना? हाँ ये चम्मच है। किसका चम्मच है ये? कापर का। अब एनोड पर क्या होगा बताओ? एनोड पर क्या होगा? एनोड पर तीन चीजें, एक सिल्वर है, एक क्या है? OH माइनस जा सकता है, और Cl माइनस। इन तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा? यहाँ पर देख लीजिए, सबसे ऊपर कौन है?
Cl उसके नीचे, OH उसके नीचे है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, मतलब इसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, Ag यहाँ से प्लस फॉर्म में यहाँ पर आएगा, सोल्यूशन में आया। अब सोल्यूशन में कितने कैटायन है देखो, एक और H+ भी है और Na+। तो अब यहाँ अब इस पर जो जाता है रिडक्शन होता है, इस पर क्या होता है एनोड, तो एनोड पर Ag आया, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर, ये सब पढ़ा चुका इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। कैथोड, कैथोड में कितनी चीज़ें हैं, एक Ag+ है, दूसरा H+, OH+ नहीं, वही माइनस होता है, और क्या है Na+। इन तीनों में से कौन किसका कौन जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तीनों में चेक करो, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा सोडियम और ये रहा Ag, तो सबसे नीचे कौन है Ag, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए Ag का ही ऑक्सीडेशन होगा, Ag का। तो यहाँ पर Ag सॉलिड था, ये सॉलिड से कहाँ बदल के आया था, ये सोल्यूशन के अंदर Ag+, एक्वा सोल्यूशन के अंदर आया था। और यहाँ पर क्या होगा, जो Ag+ सोल्यूशन के अंदर है, ये इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, लॉस किया था, तो Ag इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। आ रही बातें समझना। तो अब धीरे धीरे सिल्वर के ऊपर क्या होगा, इस कॉपर के ऊपर सिल्वर का लेयर लग जाएगा। बात समझ आई, जितनी ज़्यादा देर तक रखोगे उतना मोटा लेयर जमेगा, परत लगेगा। आई बात समझना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, ये ज़्यादातर वो पहनने वाला आभूषण जो होता है, सोने का बोलते हैं पानी चढ़ा लिए है, यही होता है पानी चढ़ाना, सही है। तो जिसकी प्लेटिंग करनी है उसको किससे जोड़ोगे, एनोड से, जिसके ऊपर करनी है उसके कैथोड से। बात समझ में आ गई, यही है सिंपल सा मेथड। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होता है, समझ गया ना। कल यहाँ तक मैंने बता दिया था, है ना। चलते हैं अब आगे शुरू करते हैं। हटा दो तो बता ही देता। चलिए भाई, अब नेक्स्ट, अभी मैंने आपको पढ़ाया तो NaCl के कितने केस पढ़ाए, 4 केस। NaCl के कितने केस पढ़ाया, 4। अच्छा 4 तो एक्वस वाले में पढ़ाया ना, उसके पहले भी तो पढ़ाया था। NaCl के एक्वस कंडीशन में 4 कंडीशन पढ़ाया। ये पहला क्या था, कंसनट्रेटेड NaCl लिया था, कंसनट्रेटेड NaCl लिया था। तो एनोडी प्रोडक्ट कैथोड पर बताओ, एनोड पर क्या बन रहा था, क्लोरीन गैस। कैथोड पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अच्छा यहीं पर अगर हमने डाइल्यूट NaCl ले लिया तो क्या मिल रहा था बताओ, डाइल्यूट लेने का मतलब होना चाहिए था किसका, Cl- का, लेकिन Cl- करना है होकर के किसका होता, OH-। अगर OH- का होता है तो O2 गैस मिलती है। तो एनोड पर क्या मिला था, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर क्या मिला था, हाइड्रोजन गैस मिला था। और H+ और OH- दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो pH में कोई चेंज नहीं आता है। आई बात समझना, ये सब बातें बता चुका हूँ। तीसरा कंडीशन बताओ क्या था, एक्वस NaCl लिया था, लेकिन इलेक्ट्रोड, अब जो जब कुछ नहीं बोला जाता इलेक्ट्रोड किसका होता है, प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम का है तो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन अगर किसी एक्टिव मेटल का ले ले तो खुद पार्टिसिपेट करता है। जैसे मैंने एक मरकरी का पहले लिया था, NaCl यूजिंग किसका, Hg एज कैथोड, तो एनोड किसका था, प्लेटिनम का था। इसमें क्या मैंने कहा था, रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना, क्या बताया था कि होना चाहिए था, हुआ किसका था, सोडियम का, और होना किसका चाहिए था, H+ का, बट हुआ किसका था, सोडियम का। याद आ रहा है ना, क्योंकि सोडियम एमेल्गम बना लेता है Hg के साथ। तो ये भी रिमेंबर है, याद करना है, अलग से रूल से नहीं जाना है। इसके बाद चौथा कंडीशन किसका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग एज सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो बता दिया, सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन और सिल्वर का ही रिडक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4। चलो बनाओ, इस बार आप लोग बताओगे, मैं आराम करूँगा। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, तभी तो पता चलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4।
बस इतना ही दिया है। क्या दिया है? इतना ही दिया है। इलेक्ट्रोलिसिस करना है, किसका करना है? CuSO4 का एक्वा सोल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। एनोडिक प्रोडक्ट क्या होगा और कैथोडिक प्रोडक्ट क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है भाई, चलो बनाओ। रोक दो, रोक दो। इतने ये जो डाटा दिया अब चालू कर दो। हो गया, वेरी गुड। देखो अगर मैं भूल भी जाऊँ ना तो तुम लोग चालू कर दे। ठीक है, देखो ये क्या लिया हमने यहाँ पर, ये है आपका प्लस, ये है माइनस, एनोड और कैथोड। कुछ बोला है कि एनोड किसका है, इलेक्ट्रोड किस बोला है? नहीं बोलता था, प्लेटिनम। जिसका कोई नहीं उसका कौन? प्लेटिनम। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्वा CuSO4 लिए गए हो तो Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, क्योंकि पता ही आयन जो यही बनाएगा, H प्लस OH माइनस। इतनी चीज़ें हैं। अब कौन किधर जाएगा पता है? एनोड के ऊपर ये पॉजिटिव है, निगेटिव वाला जाएगा, और यहाँ पर कौन जाएगा? पॉजिटिव वाला। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये प्लेट कैसी होती है? पॉजिटिव। समझ में आया ना? तो यहाँ पर देखिए दो निगेटिव मेरे पास है, एक है क्या? हाँ, SO4 डबल माइनस, और क्या है? OH माइनस। अब ध्यान से देखो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी का तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये देखिए आपका ये रहा OH माइनस और ये रहा सल्फेट आयन। दो इन जो ऊपर रहता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो किसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा? इसका, किसका? OH माइनस। तो OH माइनस का इसका होगा, इसका नहीं होगा। तो OH माइनस का मैंने सिखाया है क्या होता है, मैंने कहा याद कर लीजिए। इसका 2 मोल लेना है। क्या बनाता है ये? हाफ O2 ऑक्सीजन गैस बनाता है। यही हो गया आपका कौन सा प्रोडक्ट? एनोडिक प्रोडक्ट। प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड पर क्या होता है जल्दी बताओ? कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर रिडक्शन, और कैथोड में प्लेट कैसा होता है? नेगेटिव प्लेट होता है। तो अब इस पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला जाएगा। पॉजिटिव में कौन कौन है? H प्लस है और Cu प्लस प्लस है। तो अब इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? H प्लस और Cu। देखो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कॉपर। तो कॉपर नीचे हाइड्रोजन से, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो किसका रिडक्शन कराओगे? कॉपर का। तो Cu प्लस प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन। Cu सॉलिड बनाएगा। तो ये कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा? कैथोडिक प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया? तो एनोडिक प्रोडक्ट और कैथोडिक। वेरी गुड, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, नंबर डालते रहिएगा। तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 using Ag as anode, Ag as anode and Cu as copper, Cu as कैथोड। चलो बनाओ। इस बार क्या लिया हूँ? वही एक CuSO4 ही लिया हूँ, बट इस बार इलेक्ट्रोड प्लेटिनम नहीं है। क्या है? Ag का एनोड है और कॉपर का कैथोड है। चलो बनाओ फटाफट। इसमें मुझे ये बताओ, Cu प्लस के कंसंट्रेशन में कुछ चेंज हो रहा है? यहाँ ये वाले में कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस प्लस कोई चेंज हो रहा है? भाई Cu प्लस प्लस तो कॉपर में बदल रहा है ना, इसी का तो रिडक्शन हो रहा है ना। तो इसके कंसंट्रेशन में क्या आएगी? कमी आएगी, डिक्रीज। pH में कोई चेंज होगा? pH में कोई चेंज होगा? ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या इसमें H प्लस पार्टिसिपेट किया है, लेकिन OH माइनस कर दिया ना। मैंने कहा था अगर कोई दोनों में से कोई एक पार्टिसिपेट करेगा तो pH में चेंज आएगा। pH के कंसंट्रेशन, POH के कंसंट्रेशन में क्या आ रही है? सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो रहा है? कम। और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कम होगा तो अगर ये OH माइनस का कंसंट्रेशन कम होता है तो pH का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है। तो
तो पीएच क्या करेगा, कम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो रहा है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसके कंपेरिजन में बताओ, इसके H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच क्या होगा भाई, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, पढ़ाए हो ना। या इसको माइनस हटा करके अगर नहीं लिया यहाँ पर क्या कर दोगे, 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आ गया, बढ़ेगा, तो पीएच क्या होगा, कम होगा। समझ में आया सबको। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है पीएच में क्या चेंज हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक। ये H प्लस का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ा पता चला, क्योंकि अगर ये आपने वाटर लिया था तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दोनों बराबर था, OH तो उसमें कम हो गया, तो H प्लस तो ज़्यादा ही होगा उसके कंपेरिजन में। बातें समझ आई ना, ठीक है, नोट कर ली इसको। लिया था ये 2 इलेक्ट्रोड, ये किसका है, चलिए ये है आपका किसका, सिल्वर Ag, और ये किसका है, कॉपर का। तो यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन किसका था, CuSO4 का ना, Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, और बोलो H प्लस OH माइनस। अभी सब करोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, सिल्वर का। मतलब एनोड पर Ag है, SO4 माइनस माइनस और OH माइनस, इन तीनों में से किसका होगा ऑक्सीडेशन, Ag का, क्योंकि Ag का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा। तो Ag कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहाँ पर देखो यहाँ से Ag आ गया, Ag प्लस प्लस फॉर्म में। अब इसके बाद एनोड हो गया, कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होगा। अब यहाँ पर कौन कौन आए हैं बताओ, Ag प्लस है, H प्लस है और Na प्लस है। सबसे रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, हाँ वो जा नहीं रहा अभी, आत्मा में बस गया है, सोडियम NaCl का 4 केस पढ़ लिए ना। तो अब बताओ Ag प्लस किसका रिडक्शन होगा, Ag प्लस का। तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बनेगा, Ag सॉलिड। कहने का मतलब Ag इसके ऊपर जाकर के क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। एक तरीके से कौन सा केस है ये, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला केस। समझ में आया। एक नेक्स्ट फटाफट करते रहो। इस बार आपको करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस ZnSO4, एक्वस ZnSO4। अच्छा 1 मिनट, ऐसे एक चीज़ बस 1 मिनट दे लो। क्या इसमें Cu प्लस के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। बोलो समझ में आया। और कौन है इसमें, किसी के कंसंट्रेशन में SO4 माइनस के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, नो चेंज। और किसमें, H प्लस OH माइनस तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। pH में कोई चेंज होगा, नहीं, pH में भी नो चेंज। इसको भी लिख लीजिए और जल्दी से उसको बताइए ZnSO4 का। चलो, कोई जिसका कोई नहीं उसका कौन, प्लेटिनम। तो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का है। ZnSO4 का एक सोल्यूशन बताओ, सर का क्या आयन होगा, Zn प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस H प्लस OH माइनस। ठीक, चलो शुरू हो जाओ। एनोड एनोड एनोड, बोलो एनोड पर कौन कौन जा सकता है, माइनस वाला OH माइनस एंड SO4 माइनस, बट जाएगा कौन, ये देखो OH माइनस ऊपर, सल्फेट है नीचे, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, तो OH माइनस जाता तो सबको पता है, इसका 2 मोल लेना है, हाफ O2 बनाना है,
H2O बनाना है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देना है। ये हो गया कौन सा, AP, एनोडिक प्रोडक्ट। कैथोड कैथोड कैथोड, जल्दी बोलो कौन कौन है, H प्लस, Zn प्लस प्लस, जल्दी बताओ। H प्लस किसका रेडिएशन, ये देखो जिंक यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो इसका रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पर 2H ले लेंगे। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो लॉस किया था, कितना हो जाएगा, H2 गैस। H2 गैस बना कौन सा, Cp, कैथोडिक प्रोडक्ट हो गया। अब चलते हैं कुछ आगे, कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। हाँ चलो नोट कर लो फटाफट। कंसंट्रेशन में कोई चेंज, पीएच में चेंज बता दो बस। नहीं, OH माइनस में पार्टिसिपेट कर रहा है और H प्लस, इसलिए पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन पीएच। जब दोनों पार्टिसिपेट करेंगे ना तब पीएच में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3COO माइनस Na प्लस का एक्वस सोल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हैं, कोल्बे, बोलबे की कोल्बे, कोल्बे, हाँ याद आया कुछ, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये मिलेगा ऑर्गेनिक में भी मिलेगा, कोल्बे रिएक्शन होता है। तो CH3CO माइनस का क्या बताना आपको, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ठीक, एक बार दिमाग लगा के करो, से दिमाग काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें CH3CO माइनस दिया नहीं हो। चलो देख लो, ठीक है ना भाई, ध्यान से देखो सब लोग। इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कौन सा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इधर देखिए, तो पहले तो हम बना लेते हैं अपना ये है प्लस, ये है माइनस, ये है एनोड, ये है कैथोड। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्या लिया यहाँ पर जल्दी बताओ, क्या क्या आयन है, CH3CO माइनस, Na प्लस, वाटर है तो H प्लस, OH माइनस, लिख दिया। अब ध्यान से देखो, बातें नहीं करो। सबसे पहले बात करूँगा किसका, कुछ नहीं बोला मतलब इलेक्ट्रोड किसका है, प्लेटिनम का है। हम बात करेंगे एनोड, किसकी बात करेंगे, एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस पर दो चीज़ें जा सकती है, दो चीज़ों का ऑक्सीडेशन हो सकता है। एक किसका, CH3COO माइनस का एंड OH माइनस का। तो याद रखना इसमें किसका होता है, CH3CO माइनस का, क्योंकि जिसको पता है कोल्बे रिएक्शन ना वो जानता है। CH3CO माइनस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब कैसे होता है देखिए, CH3COO माइनस, माइनस का मतलब समझे 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आता है सब कुछ ना। इसका स्ट्रक्चर बना के बताओ, इससे समझ में आ रहा है। अब ये क्या कहेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सी। तो CH3C डबल बॉन्ड O डाट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया भाई, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बचेगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। ये फ्री रेडिकल बना कि नहीं बना, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात हो रहा है। देखिए आगे, CH3C डबल बॉन्ड O डॉट दिख रहा है। अब इसका भी होगा होमोलिटिक फिशन, कौन सा, कुछ ज़्यादा लंबा, कौन सा फिशन होगा, होमोलिटिक। होमोलिटिक फिशन से क्या था, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ, ना झगड़ा ना झंझट कुछ नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से बना, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन है फ्री, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। कुछ बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनेगा, CH3 डॉट, क्या बनेगा। अब एक CH3 डॉट, इसे एक्चुअल में 2 मोल यूज होते हैं, तो CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट
मिल करके क्या बनाएंगे, CH3 एथेन बना कि नहीं बना। क्या मैं पूछूं एनोडिक प्रोडक्ट, क्योंकि सर ये तो 3-4 बार में दिखा दिया। एनोडिक प्रोडक्ट क्या है, ए भी है और ए भी है। जब रिएक्शन मैंने पढ़ाया था ना, जिसको याद होगा, तो एनोड पर एक CO2 गैस निकलती थी और क्या बनता था, एल्केन बनता था, एथेन बनता था। तो एनोडिक प्रोडक्ट क्या है, ये भी है और ए भी है, दोनों एनोडिक प्रोडक्ट हैं। तो ये भी AP और ये भी AP, दोनों AP। समझ में आया, दोनों AP, दो मिलेंगे एनोड पर, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं किसकी, कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन, जल्दी बोलो बोलो बोलो, कौन कौन जाएगा। ये नालायक गुप्तगू क्या करता है, इधर करो, गुप्तगू नहीं करना है। हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ, बाद में अलग से ऐसे कर सकते हो। अब ये नहीं सर बोल रहे तो सब लोग शुरू हो जाओ, क्लास चल चुका। कौन कौन जाएगा जल्दी बताओ। H+ और Na+। बट होगा किसका, जिसको ये सब नहीं पता है ना, वो कहेगा सर Na+ को ही भेज देते हैं। बट भेजूंगा किसको, H+ को। तो H+ क्या आपको पता है, इसके बाद 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बनाएगा, H2 गैस बना लेगा। बात समझ आई। कहेंगे सर यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन, भाई इसके 2 मोल, एक्चुअल में कितने मोल होते हैं, इसके 2 मोल यूज होते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। बात समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से 3 कहाँ से आएगा, जब इसके 2 मोल यूज करोगे। समझ में आया ना। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, कैथोडिक प्रोडक्ट। समझ में आया सबको। तो एनोडिक प्रोडक्ट, तो एनोड पर क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्केन और CO2 गैस। और जेईई में अगर इस क्वेश्चन को पूछता था कैसे, जेईई में इस क्वेश्चन को पूछता था कैसे पूछता है, सुन लो, वो वाला इंटीजर वाला आता है, टोटल नंबर ऑफ गैसेस पॉसिबल। जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ गैस कितने होंगे, 3। कौन कौन सा, CO2 गैस है, तो यहाँ पर अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ गैस कितने हैं, बोलो 3। कौन कौन है देखो, CO2 हो गया, एथेन क्या होगा, गैस ही होगा, H2 भी तो गैस है। टोटल कितने गैस मिल रहे हैं, 3 गैस। समझ में आ गया, ठीक, नोट कर डालिए। हमने क्या पढ़ लिया, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट खत्म हो गया, मतलब एनोडिक प्रोडक्ट और कैथोडिक प्रोडक्ट आपको बनाने आ गया कि एनोड पर क्या बनेगा और कैथोड पर क्या बनेगा। अब इसका दूसरा पक्ष है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव का मतलब पहले समझ लीजिए कि एनोडिक प्रोडक्ट क्या बनता है, कैथोडिक प्रोडक्ट जो बनता है वो कितना क्या बनता था, तो कौन था, क्वालिटेटिव था। कितना बनता है, कितने मोल बनते हैं, कितने ग्राम डिपॉजिट होते हैं या लिबरेट होते हैं, कितने वॉल्यूम लिबरेट होते हैं या डिपॉजिट होते हैं, वो सब क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि कितना बनता है। आई बात समझना। तो इसमें पढ़ेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ। देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, इधर देखो, W वेट, किसका वेट है, ध्यान सुनिए बस, वेट जो एनोड पर या कैथोड पर, मान लीजिए एनोड से कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है, एनोड से डिकम्पोज होता है और कैथोड पर जाकर क्या होता है, डिपॉजिट होता है, जमा होता है। तो W क्या है, अमाउंट ऑफ डिकम्पोजिशन और डिपोजिशन ऑन इलेक्ट्रोड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब चार्ज जितना ज़्यादा होगा
सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। बातें समझ आई? ए नोट के तौर पर चार्ज जितना, अब चार्ज Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। आपको पता है Q बराबर क्या है? मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू, I मतलब करंट और T मतलब टाइम। मतलब जितना करंट जितने ज़्यादा टाइम तक आप उसको दोगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या डिकम्पोज होगा। बातें समझ में आई? यही है क्या? फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर मैं इसको डिराइव करता हूँ। लिखिए, दिस लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ substance deposited or dissolved at an electrode directly proportional to charge। ठीक है भाई, देखो ये समझ में आ गया। अब लिखना लिख लिया ना, अब बस बोर्ड पर देखो, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? I इंटू टू। प्रोपोर्शनल हटाते तो कोई कांस्टेंट आता है, तो W इज इक्वल टू Z आएगा, Z इंटू I इंटू टी। अब Z क्या है? इधर लिखता हूँ, Z इज इक्विवेलेंट, क्या नाम बोलते? इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इक्विवेलेंट क्या? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू पता है। Z इज इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। F क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? चार्ज। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू क्या? इक्विवेलेंट वेट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96,500 लिख सकता हूँ। तो W इज इक्वल टू क्या होगा इसकी जगह बताओ? इक्विवेलेंट वेट अपॉन, यहाँ पर I इंटू टी तो है ही है, 96,500 लिख सकता हूँ। अब दूसरा टर्म इसमें आया है, दूसरा क्या है? इधर देखो, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो मैं इधर बता दूं, देखो चलो यही बता देता हूँ। EW इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं? तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता क्या है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर बढ़ता ही जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन। अभी एन फैक्टर आपको अलग से बताता हूँ, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर वेट तो समझ में आता है सबको, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। चलो मैं इसलिए सारे रूप बता रहा हूँ ना, क्योंकि न्यूमेरिकल किस फॉर्म में पूछता है, क्या क्या पूछता है, आप सब तरीके से जान जाओगे। वेट की जगह मैंने क्या रखा है? इसकी जगह क्या रखूँगा? अच्छा वेट अपॉन, अच्छा इसको मैं ऐसे यहाँ कर दूँ, कोई दिक्कत किसी को? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर दूँ, क्या हो जाएगा? IT बाई 96,500 लिख सकता हूँ। अब जरा बताओ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ग्राम इक्विवेलेंट, पढ़ा है ना? इधर आ रहा है तो देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा है आपने, सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था। और मोल कॉन्सेप्ट भी, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बात समझे ना? ये होता है क्या? ग्राम इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट बोलते केवल, मोल पढ़े, मोल मोल इज इक्वल टू क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, पढ़े हो ना? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। तो इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है?
तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूँ, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट अपान एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा। ये देखिए मोल है, ये क्या है मोल, ये क्या है इक्विवेलेंट, दोनों में रिलेशन बता सकते हो। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या लिख सकते हो, एन लिख सकता हूँ, मोल लिख सकता हूँ। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन फैक्टर, एन फैक्टर है ये, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया एन बोले तो मोल। तो भाई ग्राम इक्विवेलेंट, और अभी ग्राम इक्विवेलेंट का बहुत काम आएगा। अभी सब कुछ लोग ग्राम इक्विवेलेंट से डरते हैं, डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जैसे मोल जानते हो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट होता है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, नहीं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान एन फैक्टर होता है, तो एन फैक्टर ऊपर चला गया। अब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, मोल इंटू एन। मतलब अगर एन फैक्टर पता हो तो ग्राम इक्विवेलेंट को मोल और मोल को ग्राम इक्विवेलेंट में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। देखते हैं अभी आगे। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो मैं सारे रूप लिख दे रहा हूँ, चलो देखो मैं बस वही एक काम करता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन बना लिया बढ़िया वाला, मतलब नंबर दे देते हैं, है ना। इसी को देखो मैं बदल रहा हूँ, मैं अब इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ बताओ, ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IT बाई 96,500। चलो एक इक्वेशन ही बन गया। अब देखिए और बदलो, चलो इसको, इसकी जगह मैं क्या और लिख सकता हूँ, देखो यूँ वहीं से ले रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन वन से ही ले रहा हूँ। जल्दी बताओ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू IT बाई 96,500 लिख सकता हूँ, 96,500, ठीक है। एक तो ये फार्मूला बन गया। अभी एन फैक्टर बताता हूँ क्या होता है। देखिए वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, कभी कभी वेट पूछता है, कभी कभी वेट नहीं पूछ कर क्या पूछ लेता है, मोल पूछ लेता है। क्या पूछता है, मोल। तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट क्या लिख सकते हो, मोल। तो मैं इस फार्मूला कैसे नहीं लिख सकता, मोल इंटू एन फैक्टर इंटू IT बाई 96,000, मोल लिख सकता हूँ ना। तो देख लो ये, तो अगर आपसे मोल पूछे तो एन फैक्टर पता है तो मोल निकाल सकते हो, वेट पूछे तो वेट निकाल सकते हो। कहेंगे सर मुझसे वॉल्यूम पूछ लिया STP NTP पर, तब भाई पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, क्या बताया हूँ। अच्छा ये वाला कैसे हुआ, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर। हाँ, और मोल का एक फार्मूला, जबरदस्त फार्मूला, बोलो, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, एन अपान, आपसे नंबर भी पूछ सकता है कि कितने नंबर मिल रहे हैं, O2 के कितने नंबर मिल रहे हैं, H2 के कितने नंबर मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल की संख्या पूछ सकता है। तो ये नंबर है, यानी क्या है, नंबर। यानी क्या है, एवोगाड्रो नंबर। एक भाई कट तो नहीं रहा यहाँ, सब मिनट डाल रहे हैं। ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू पता है ना, 6.02 इंटू 10 का पावर 23। ओके, आगे V अपान वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस पर है, STP या NTP पर है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, याद रखना। नीचे कितना, 22.4। बातें समझ में आई। अगर आपको मोल पता है तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, दिस इज इक्वल टू दिस कर सकते हो, मतलब कुछ भी इक्वल कर सकते हो ना भाई। तो ये मोल वाला कॉन्सेप्ट, इसको मत भूलना भाई, मैं तो बार बार बताता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये वाला फार्मूला मतलब कुछ कर सकता है। जिसको मोल निकालिए, कुछ भी निकालो, नंबर पूछ ले तो नंबर निकालो, STP पर वॉल्यूम निकालो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ गया। तो इतना नोट कर लिए, फिर इसके बाद एन फैक्टर बताता हूँ, नोट करो इसको। अब बात करते हैं एन फैक्टर की, किसकी, एन फैक्टर। एन फैक्टर काम भर का देख लीजिए, एन फैक्टर है ना। कोई अगर एटम है, क्या है, कोई अगर एटम है तो उसका एन फैक्टर क्या होगा, उसकी जो वैलेंसी होगी क्या होगी, जो उसकी वैलेंसी होती वही क्या होता है, उसका एन फैक्टर। हाइड्रोजन एटम है, इसका वैलेंसी कितना होता है, 1। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है।
तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, तो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा 1। आई बात समझे? अगर हाँ ठीक है, ऑक्सीजन का एन फैक्टर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है भाई, ऑक्सीजन का टाइमिंग नंबर कितना होता है 8 होता है, 2 6, आउटर मोशन में कितने 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 2, तो इसका एन फैक्टर बोलो 2। एल्युमिनियम का एन फैक्टर बोलो जल्दी 3। समझ में आ रहा है? 3 बॉन्ड बनाता है ये, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। फर्स्ट ग्रुप का है, उसका एन फैक्टर कितना होगा 1। फर्स्ट ग्रुप समझ में आता है? हलीना की रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप का कोई है, उसका एन फैक्टर कितना होगा 2। समझ में आ रहा है ना? इसमें जो ज़्यादातर यूज होगा वो मैं उसकी बातें कर दे रहा हूँ, जो यूज होगा। देखिए इसमें यूज होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सोडियम होगा, तो सोडियम का एन फैक्टर कितना आएगा 1। एल्युमिनियम तो लिख ही दिया हूँ। Ag सिल्वर का आएगा, सिल्वर का एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है, सिल्वर के ऊपर 1 प्लस आ जाता है जनरली। Cu आएगा, कापर का एन फैक्टर कितना होता है 2। जिंक Zn का एन फैक्टर कितना होता है 2। समझ गया ना? ये सब क्या है इनके एन फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान से और देख लो, अगर इसे मालिक्यूल के फॉर्म में, क्या है ये तो एटम था, अगर कोई मालिक्यूल है, मालिक्यूल का एन फैक्टर, मालिक्यूल का एन फैक्टर देखो H2 का 2, अभी हाइड्रोजन का 1 था तो H2 का कितना हो जाएगा 2। O2 का 4, एक ऑक्सीजन का कितना था 2, तो O2 का कितना हो जाएगा 4। और बोलो H2O2, Cl2 का एन फैक्टर कितना होगा 2। क्लोरीन का कितना होता है, नहीं लिखा होना यहाँ, लिख लो। क्लोरीन का एन फैक्टर कितना होता है 1, हेलोजन है ना, क्लोरीन का एन फैक्टर कितना होता है 1, तो Cl2 का कितना हो जाएगा 2। बस इतना याद कर लेना, इतने में से आपका काम चल जाएगा। वैसे और एन फैक्टर, जैसे कोई एसिड है तो जितने H+ देता है उसको एन फैक्टर उतना हो जाता है। जैसे किसी एसिड का एन फैक्टर निकालना है आपको, एसिड का एन फैक्टर निकालना है, जैसे मैंने लिया क्या है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, कितने, अगर दोनों H+ लॉस कर देता है तो क्या इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। HCl का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। बोलो समझ में आ रहा है सबको? तो जितने H+ देगा वो इसका एन फैक्टर हो जाएगा। कोई बेस है, जितने OH- देगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। और कोई साल्ट है, साल्ट में कैटायन भी होगा और एनायन। सॉल्ट की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने NaCl लिया, NaCl का एन फैक्टर बताओ, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज कितना, सोडियम के ऊपर 1 प्लस, Cl के ऊपर 1 माइनस, तो चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, वही इसका क्या हो जाएगा एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। जैसे मैंने लिख लिया MgCl2, MgCl2 का होता है एन फैक्टर बताओ 2, Mg के ऊपर 2 प्लस, 1 Cl के ऊपर 1 माइनस, 2 Cl से 2 माइनस, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा। मैंने कहा था टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव। AlCl3 का एन फैक्टर कितना आएगा 3 आएगा, टोटल चाहे पॉजिटिव चाहे। समझ में आ गया? तो यही होता है एन फैक्टर, समझ गए ना, एसिड का, बेस का और सबका। बस ठीक है, फिलहाल इतना आप जानिए, क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे। तो खींच इसकी फोटो नहीं, इसको लिख लो। चालू कर दो। क्या चैप्टर नहीं पता है? केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है, सोल्यूशन अभी नहीं आ रहा है, इसलिए सोल्यूशन पढ़ाया नहीं ना, मैंने आपको पहले से बोल रखा है। चैप्टर में क्या आ रहा है, ये आपके क्या क्या आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है।
चालू है क्या? आओ देखो, फैराडे सेकेंड लॉ, लिखना होना बंद, देखो बस खाली फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि व्हेन मोर देन 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर ज्वाइंटेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैसे कनेक्ट करना उनको? सीरीज, एक का प्लस दूसरे का माइनस, सीरीज में ऐसे जोड़ते चले जाओ, सीरीज में जोड़ दी। देखिए एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये क्या है? दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये क्या आपका एनोड, ये क्या है? कैथोड, ये क्या है? एनोड, ये क्या है? कैथोड। इसको हमने किस तरीके से जोड़ा है? सीरीज जोड़ दिया है, और यहाँ पर क्यू अमाउंट का चार्ज जो है सप्लाई हो रहा है। जो सेकेंड फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? यहाँ पर हमने क्या इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, जल्दी बताओ? NaCl लिया। यहाँ पर क्या लिया है? AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन लिया है। आज ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन? प्लेटिनम। तो इलेक्ट्रोड कौन है आपका? प्लेटिनम। अब ध्यान से देखिए, अब बताओ एनोडिक प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पर एनोड पर क्या बनेगा? मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनेगा? भाई मोल्टेन है तो दो चीज़ें, दो ही Na प्लस और Cl, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। एनोड पर क्या मिलेगा आपका? Cl2 गैस, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सोडियम सॉलिड मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही होगा। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या है? तो एक्वा सोल्यूशन है भाई, तो Ag+NO3- और बोलो H+OH, ये H+OH- कहाँ से आ गया? क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है ना। अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? जल्दी बताओ, एनोड पर क्या मिलेगा आपको? जल्दी से देखो, लिस्ट देखो भाई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस पर जाएगा कौन कौन? माइनस वाला। एक तो ये नाइट्रेट आयन है, दूसरा क्या है? OH- ऊपर होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? OH, और OH- का ऑक्सीडेशन होता है क्या मिलता है? O2। तो यहाँ पर एनोड पर क्या मिलने वाला है? O2। कैथोड पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सिल्वर। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल देखो, इस पर जाएगा प्लस वाला, Ag जा सकता है या H+ जा सकता है, तो H से नीचे होता है सिल्वर, तो रिडक्शन किसका होगा? सिल्वर का होगा, और सिल्वर का होगा तो क्या मिलेगा? Ag सॉल्यूट। तो आपको पता चल गया कि एनोड पर क्या मिल रहा है, कैथोड पर क्या मिल रहा है। अब आते हैं लॉ पर, फैराडे का सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ यही कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कौन? क्लोरीन, जो मिल रहा है यहाँ पर, बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम। मतलब सभी के ग्राम इक्विवेलेंट, अगर चार्ज समान है, मतलब चार्ज का मतलब क्या है? I/T, मतलब एम्पियर और टाइम अगर सेम दे रहे हो, तो जो इनके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे ना, जो इस पर मिलेगा, जो इस पर मिलेगा, सभी के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे, सेम ग्राम। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? इक्वल। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या? O2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या? Ag। सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? बराबर। खत्म। यही है सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स बोला, फैराडे का सेकेंड लॉ यही है। आई बात समझ में? अब ग्राम अच्छा बताओ, किसी एक का तुमको ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए तो सबका पता चल गया मतलब?
किसी एक का ग्राम इक्विवेलेंट पता चला तो सबका पता चल गया, मतलब बराबर ही तो है। अब कहेंगे सर ग्राम इक्विवेलेंट ना पूछे, मोल पूछे तो बदल लो। कहेंगे सर वेट पूछे तो बदल लो। कहेंगे सर वॉल्यूम पूछे एसटीपी एनटीपी पर तो बदल लो। बातें समझ आए ना। आप कहेंगे सर वॉल्यूम पूछ सकता है एसटीपी एनटीपी पर, तो देखो कैसे करोगे। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, चलो इधर यहाँ लिख दे रहा हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, इक्वी, वेट अपॉन इक्वी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वेट, मान लीजिए इसका वेट W1 है और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है E1, बराबर क्या हो जाएगा W2E2, W2E2। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बराबर क्या W3, ऐसे कर सकते हो ना। और क्या, और बदलो। चलो तो एक फॉर्म ही हो गया, ये तो मेरा मेन फार्मूला है ये तो। और बताओ, चलो इसको और बदलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, मोल। तो क्या लिख सकता हूँ, मोल इंटू एन फैक्टर लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब, मैं इधर देखिए, इधर लिख दे रहा हूँ उस फार्मूले को बता। देखो इसको ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो मोल्स ऑफ किसका, Cl2 इंटू एन फैक्टर ऑफ Cl2। आते समझिए, Cl2 का एन फैक्टर तो पता ही है कितना था, 2 Cl2 है, Cl नहीं, बात समझ ना। इज इक्वल टू बोलो मोल्स ऑफ Na इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ Na इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ है Ag। सुनो जी, एन फैक्टर ऑफ Ag। समझ में आ रहा है। अब ये अगर आपसे मोल पूछेगा तो बता लोगे, कहेंगे मोल नहीं पूछना मुझे, वेट पूछना भाई, वेट 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 बताओ। अरे मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देना भाई। नहीं सर वेट भी नहीं पूछना है मुझे तो बोल एसटीपी, जो क्लोरीन का नाम एसटीपी एनटीपी और वॉल्यूम चाहिए, तो बताया हूँ, तो लिख दोगे ना। कहेंगे नहीं हमको क्लोरीन का नंबर चाहिए, एन अपॉन एन से कर देना। समझ गए, ठीक है। तो ये होगा फैराडे का सेकेंड लॉ। इसका स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर बनाओ, जल्दी लिखो। लिखिए, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed, if same quantity of electricity is passed through two or more electrolytic cells, two or more than two, ऐसे लिख लो, two or more than two electrolytic cells connecting in series for same time, then gram equivalent of substance deposited or liberated at different electrodes must be same, ये समझ में आ गया सबको ना। सभी के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब आज न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ, एक मिनट। न्यूमेरिकल कल इसके ऊपर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कल न्यूमेरिकल करेंगे। आज आपका होमवर्क भी है, ये ख़त्म कर दें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के न्यूमेरिकल बनाना। जो नहीं आया कल देखेंगे, उसे बनाओगे तो बन जाएगा सिंपल तरीके से ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कहाँ मांगने का मन ही नहीं कर रहा, कोई बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं भी
भाई बंद करो, चल रहा है कि अरे बंद करो।